गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आवर्तबीजी पादपों में कृत्रिम कायिक जनन की तीसरी विधि रोपण विधि का वर्णन करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। आवर्तबीजी पादपों में कायिक जनन जो दो प्रकार का होता था, एक प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। उसमें से आज हम कृत्रिम कायिक जनन की तीसरी विधि है रोपण विधि, इसका अध्ययन करें। देखिए क्या होती है रोपण विधि, जिसमें इसकी सबसे पहले परिभाषा क्या दी गई। इस विधि में दो भिन्न भिन्न पादपों को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है। इस विधि में दो भिन्न भिन्न पादपों को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे संयुक्त होकर नए पादप का विकास करते हैं। तो इसे हम रोपण विधि कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? रोपण विधि कहते हैं। देखिए दो भिन्न भिन्न पादपों को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे संयुक्त होकर एक नए पादप का विकास करते हैं, नए पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? रोपण विधि कहते हैं। अब इस विधि के अंतर्गत जो दो भिन्न भिन्न पादप होते हैं उनमें दो अलग अलग तरह से उनको जोड़ते हैं। एक उच्च या उत्तम गुणों वाले पादप की कलम तैयार की जाती है। उत्तम गुणों वाले पादप की तो क्या तैयार की जाएगी? कलम तैयार की जाती है। और निम्न गुणों वाले पादप का स्कंद तैयार किया जाता है। दो अलग अलग पादप लेंगे। एक जो उत्तम गुणों वाले अच्छे गुणों वाला जो पादप होगा उससे पादप की कलम तैयार करते हैं, कलम काटते हैं। और जो निम्न गुणों वाला पादप होता है जिसके ऊपर कलम को रोपित करना होता है उस पादप का हम स्कंद काटते हैं। तो इसके अंदर पादप के अंदर दो पादप अलग अलग हो गए इस विधि में, एक कलम हो गया और एक स्कंद हो गया। दो हो गए ना, देखिए एक कलम हो गया और एक स्कंद हो गया। तो कलम तो किसे कहेंगे और स्कंद किसे कहेंगे? देखिए कलम, कलम तो किसे कहेंगे? क्या होगी कलम? कलम विधि किसे कहेंगे बताओ? यानी कि कलम कहेंगे हम उत्तम गुणों वाले पादप, उत्तम गुणों वाले पादप का उत्तम गुणों वाले पादप के तने से जो कलम या एक प्रकार से यूं कहें डंठल, उत्तम गुणों वाले पादप के तने से कलम एक छोटा टुकड़ा, कलम का मतलब समझ गए ना, एक छोटा टुकड़ा। कलम
काटना, कलम काटी जाती है, ऐसे लिख लो, जाती है। उत्तम गुणों वाले, जिससे हम नया पादप जो तैयार करेंगे। और दूसरा शब्द आपके पास में क्या, स्कंद, यानी कि निम्न गुणों वाले पादप से जो आधार तैयार किया जाता है, आधार बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कलम कहेंगे। यानी कि निम्न गुणों वाले पादप जिसका आधार बनाया जाता है, उसे स्कंद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, स्कंद कहते हैं। आगे बात समझ में। जिस पादप से हमें नया पादप तैयार करना होता है, उसकी कलम काटी जाती है, और इस कलम को जिसके ऊपर रोपित किया जाता है, अर्थात जो आधार काम में लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। अब कलम और स्कंद को इस प्रकार से हम कसकर बांध देते हैं। इसमें देखो, इस विधि में कलम व स्कंद को इस प्रकार आपस में जोड़कर, कसकर बांध दिया जाता है। आपस में जोड़ करके उसको कसकर क्या कर देते हैं, बांध दिया जाता है, ताकि दोनों पादपों के एधा यानी कि कैम्बियम आपस में जुड़कर, दोनों पादपों के एधा आपस में जुड़कर, एधा जो ऊतक होते हैं, कैम्बियम जो होते हैं, वो आपस में जुड़कर विधि में कलम व इनकी स्कंद को इस प्रकार विभाजन आपस में आरंभ कर देती है। जोड़कर क्या कर देंगी, उसी का कसकर विभाजन प्रारंभ कर देती है, तो एक नए पादप का विकास होता है। अर्थात कलम इसमें जोड़कर उसको कसकर क्या कर देते हैं, बांध दिया जाता है, जो ताकि संवहन ऊतक है वो आपस में जुड़ जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, विभाजन प्रारंभ कर देती है, ताकि जिससे दोनों यानी कि दोनों का मतलब पादपों के व स्कंद एधा यानी कि कैम्बियम दोनों के आपस में ऊतक जुड़कर, दोनों पादपों के एधा आपस में जुड़कर, एधा जो ऊतक होते हैं, कैम्बियम जो होते हैं, वो आपस में जुड़कर, दोनों के समय ऊतक आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, इन कोशिकाएं वृद्धि करने लगेंगी और कलम के ऊपर एक नए है। तो इसे कहते हैं क्या, रोपण विधि, विभाजन बिंदु है। अब इस रोपण विधि को हम प्रारंभिक विधियों में विभाजित कर देती है। सबसे पहली विधि आपस में जुड़कर क्या कर देंगे, उसी का जीभी विभाजन प्रारंभ कर देती है, तो एक नए पादप का विकास होता है। अर्थात कलम व स्कंद दोनों में जो संगठन है, जो संवहन ऊतक है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में या इस प्रकार के रोपण में स्कंद एवं कलम दोनों एक समान मोटाई के होते हैं। इस दोनों के
संवैन तक रोपण में इस प्रकार के आपस में जुड़े व जाते हैं। अब यदि दोनों के समय तक आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, दोनों की कोशिकाएं वृद्धि करने लगेंगी और कलम के ऊपर एक नए पादप प्रस्फुटित हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम क्या, रोपण। ये इसके 3 बिंदु है। अब इस रोपण विधि को हम निम्न विधियों में इस प्रकार के होते हैं। सबसे पहली विधि है इसकी होती है हिपिया की, यदि मोटाई एक समान होगी रोपण विधि। दोनों के ऊपर देखो क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। जैसे ये आपका स्कंद है, जी भी इतना मोटा स्कंद है, रोपण जड़ से आपने तने से इसको काट रखा है, आधार बना रखा है। इसकी एक ही मुख्य विशेषता आपको याद रखनी है, क्या, इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में या इस प्रकार के रोपण में स्कंद एवं कलम दोनों एक समान मोटाई के, इसी प्रकार का चीरा लगाते हुए वेच बनाते हुए दोनों प्रकार इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के इसको क्या कर देंगे, इसको कसकर बांध। रोपण में आगे बात इस प्रकार के रोपण में स्कंद भाग यानी कि आधार भाग, कलम ये क्या होगी इसकी, वह कलम भाग। इसका ये बात समझे, यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, दोनों की रस्सी के द्वारा मोटाई कसकर एक समान बांध दिया जाता है, होती है। आगे इस प्रकार के रोपण में कलम दोनों की मोटाई समान होती है। अब दोनों की यदि मोटाई एक समान होगी तो दोनों के ऊपर देखो हम क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। जैसे ये आपका स्कंद है, वी आकार का चीरा लगाते हैं। तो कुछ समय बाद में देखते हैं कि आपने दोनों को काट रखा है, आधार बना रखा है इसको। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपस में एक वी शेप का चीरा लगाते हैं, क्या हो जाते हैं, से जुड़ जाते हैं, संपर्क में लगा जाते हैं। और जिससे कलम के अंदर उसके ऊपर भी इसी प्रकार का चीरा लगाते हैं, वेज बनाते हैं, पहुंच जाता है, दोनों क्या करते हैं, आपस में जुड़े यहाँ से इसे कहते हैं, क्या करते हैं, इसको जीवी रोपण बांध देते हैं। आगे बात समझे। दूसरी विधि है खच्चर रोपण भाग यानी कि आधार भाग, ये क्या होगी इसकी, कलम भाग। अरे ये बात समझे, यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, रोपण। दोनों देखो एक ही रस्सी के, इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी है, द्वारा कि इसमें स्कंद व कलम का व्यास एक समान होता है, बांध दिया जाता है, कलम है। आगे बात समझे। तो कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये व्यास आकार का एक समान चीरा लगाते हैं, क्या करते हैं इसमें, ये वी आकार का चीरा लगाते हैं। तो कुछ समय बाद में देखते हैं कि इन दोनों के एक समान होगा और इसमें स्कंद में आपस में मिलेंगे और ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, से जुड़ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, जिससे इसके अंदर जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण होगा वो संवैनी ऊतकों के द्वारा कलम तक पहुंच जाता है और कलम के अंदर पत्तियां प्रस्फुटित हो जाती है। इसे कहते हैं हिपिया जीवी रोपण विधि। आगे समझ में। कलम के ऊपर क्या, दूसरी विधि है खच्चर रोपण। कलम पर वेज जो कुल्हाड़ी की धारदार होता है, खच्चर है इस तरह का वेज, दोनों देखो एक ही है। इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी है कि इसमें स्कंद व कलम का व्यास एक समान होता है, लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे भाई, आपस में जोड़ करके बांध दिया जाता है, जिससे कि दोनों के एनाएं मिलकर के वजन प्रारंभ कर देती है और समान व्यास संपर्क में आ जाते हैं। खच्चर रोपण विधि। इसकी तीसरी विधि है किरीट या मुकुट रोपण। इसमें कलम व स्कंद का व्यास क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा और इसमें स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं। मुकुट इसे रोपण विधि में देखिए, किरीट या मुकुट रोपण में स्कंद भाग वी आकार विधि में
बात वो कि वही आएगी इसमें। कलम के ऊपर क्या बनाएंगे, वेज आकार का चीरा लगाएंगे। कलम पर मोटाई, जो कुल्हड़ी की भांडार होता है कि उस तरह का मोटाई जो है वो कलम से कई गुना अधिक होती है। कलम से कई गुना लगाते हैं और दोनों को क्या करेंगे भाई, आपस में जोड़ करके कस करके बांध दिया जाता है, जिससे कि दोनों के हृदय मिल करके कोशिकाओं में मदद प्रदान कर देती है और समय होता है एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं पत्थर रोपण। इसकी तीसरी विधि है किरीट या मुकुट रोपण। ये आपका स्कंद भाग है, इसकी मोटाई अलग होगी ना, किरीट या भाग है इसका, तो इसके ऊपर हमने एक मुकुट रोपण कलम यहाँ पर रोपित कर दी। देखिए किरीट या मुकुट रोपण में एक ही अलग होगा, यहाँ पर रोपित कर दी, एक कलम हम यहाँ पर रोपित। इस विधि में इसका मतलब क्या हुआ, और इन्हें वापसी की तरह से क्या कर देंगे, इसे विधि में बांध दिया जाता है। यानी कि एक स्कंद के ऊपर अनेक स्कंद की कलमें या कई कलमें स्थापित की जा सकती है, रोपित की जा सकती है। बाकी विधि सेम हो के वही है, कसकर बांध देंगे, दोनों मोटाई हो जाएंगे, कोशिका विभाजन होगा। स्कंद की मोटाई जो है वो कलम से कई गुना अधिक होती है, ऊपर वाली कलम को पोषण प्रदान कर देता है कई गुना। तीसरी के बाद में इसमें चौथी विधि है अधिक कलम कलिका रोपण। स्कंद की मोटाई कलम से क्या होगी, कई गुना अधिक होती है। तो हम एक कलम के एक स्कंद के ऊपर अनेक कलम रोपित कर सकते हैं। कलिका रोपण में क्या होता है, इस विधि में ये आपका एक भाग है, इसकी मोटाई अलग होगी ना, ये स्कंद भाग है इसका। इस विधि में एक स्कंद के ऊपर एक ही कलिका का रोपण किया जाता है। कलम यहाँ पर रोपित कर दी, एक कलम हमने यहाँ पर रोपित कर दी, एक कलम हम यहाँ पर रोपित कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और इन्हें उसी की तरह से क्या कर देंगे, कस करके बांध दिया जाता है। यानी कि एक स्कंद के ऊपर अनेक कलमें या कई कलमें स्थापित की जा सकती हैं, रोपित की जा सकती है। बाकी विधि सेम होती वही है, कसकर बांध देंगे, दोनों के हृदय आपस में जुड़ जाएंगे, कोशिका विभाजन होगा और फिर कुछ बाद में जब उनके समयनियों तक संपर्क में आ जाते हैं तो ये ऊपर वाले कलम को पोषण प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। तीसरी के बाद में इसमें चौथी विधि है कलिका रोपण। कलिका रोपण, देखिए कलिका रोपण में क्या होता है, इस विधि में एक स्कंद के ऊपर एक ही कलिका का रोपण किया जाता है, परंतु इस विधि में एक स्कंद के ऊपर एक ही कलिका का रोपण किया जाता है, परंतु इसमें कलिका का रोपण जो है वो स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाकर किया जाता है। यहां लिखेंगे हम, इस विधि में कलम का रोपण स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाकर किया जाता है। इस विधि में कलम का रोपण स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाकर किया जाता है। आगे होगी समझे बात। तो देखिए ये इसकी चौथी विधि थी। अब हम रोपण विधि की चौथी विधि
विधि समझ में आ गई होगी। इसके टी इसमें छाल के अंदर क्या करते हैं, टी आकार का चीरा लगाकर इसका रोपण किया जाता है। ये थी आपके आवर्त विधि पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां। एक बार मैं आपको वैसे बता देता हूं मुझसे। आवर्त विधि पादपों में अलैंगिक जनन दो विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि थी अनिषेक बीजता, दूसरी विधि थी कायिक जनन। देखिए, कायिक जनन विधि को हम फिर दो भागों में बांट रहे थे, एक प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। आगे समझ में। प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर क्या था, तीन विधियां थी, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा और पत्तियों के द्वारा कायिक जनन किया जा सकता था। समझ में आ गई बात। कृत्रिम जनन के अंदर सबसे पहली विधि कौन सी थी, दाब लगाना, जिसमें दो दाब थे, एक वायु दाब और एक तीला दाब विधि। एक वायु दाब थी और एक कौन सी थी, तीला दाब विधि इसके अंतर्गत आती है। दूसरी थी इसके अंदर कर्तन, जो कर्तन में जड़, तना आदि का कर्तन काट करके और कायिक भागों से नए पादप तैयार किए जाते थे। तीसरी विधि थी रोपण विधि, जिसमें हिप या जीवी रोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण, कलिका रोपण, ये चार विधियां इसके अंतर्गत हैं। अब हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बाद में आता है आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। लैंगिक जनन। देखिए, वैसे लैंगिक जनन के बारे में जो नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं उनका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो लैंगिक जनन के दौरान बताई जाएंगे। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। आवर्त बीजी पादपों में जो लैंगिक जनन होगा वह सदैव पुष्प के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा ही लैंगिक जनन होता है। तो पहला बिंदु आप इसके अंदर ये याद रखेंगे, आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, पुष्प के द्वारा होता है। इसलिए इसे पुष्पीय जनन भी कहते हैं। पुष्पीय जनन भी कहते हैं। तो चाहे लैंगिक जनन कह दो, चाहे पुष्पीय जनन कह दीजिए। पुष्प क्या होता है, पुष्प पादपों में सीमित वृद्धि करने वाला शीर्ष रूपांतरित पर्वय होता है। पुष्प पादपों में सीमित वृद्धि करने वाला शीर्ष रूपांतरित पर्वय होता है। आगे बात समझ में कि पुष्प क्या होता है। अब बात करें हम कि जो पुष्प होता है वो पादप की शाखा या कलिका या टहनी से लगा हुआ होता है। तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले पुष्प का वह भाग जो पुष्प को पादप की शाखा, या शाखा नहीं कहे तो हम क्या कहेंगे उसको, कलिका कह दो, शाखा या क्वेश्चन कर दीजिए आप, तने से जोड़ता है, तने से जोड़ता है।
उसे पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? पुष्पवृंत कहते हैं। आगे बात समझ में। अगला पॉइंट, पुष्प वृंत का फूला हुआ शीर्ष भाग पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाएगा? पुष्पासन कहलाता है, जिस पर पुष्प स्थापित होता है। आगे बात समझे। पुष्पवृंत हो गया और क्या हो गया? पुष्पासन हो गया। समझ में आ रही है? एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। एक पूर्ण पुष्प में कितने? 4 चक्र होते हैं। यदि इन 4 में से कोई एक चक्र भी अनुपस्थित होगा तो वह अपूर्ण पुष्प कहलाता है। आगे समझ में नहीं आई? तो एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। अब देखिए पुष्प के अंदर ये 4 चक्र कौन कौन से हैं और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। इन 4 चक्रों में 2 चक्र सहायक चक्र होते हैं और 2 चक्र जनन क्षमता वाले चक्र होते हैं। तो हम एक छोटा सा पुष्प बनाते हैं। ये इसका सबसे आंतरिक चक्र जो होगा, यहां से देखिए इसको, मैं 2 ही बना रहा हूं। ये एक पुष्प का प्रारूपिक चित्र है। इसके अंदर देखिए, अब आपको नाम लेके अब हम कुछ लग्न में होते हैं, कुछ इस तरीके से लग्न होते हैं। सबसे पहले इधर हम बात करें, ये क्या है? इसका पुष्पवृंत। ये होगा इसका पुष्पासन। ये है बाह्य दलपुंज। ये है इसके अंदर क्या? दलपुंज। ये इसका सबसे ऊपर वाला भाग होगा वृत्तिकाग्र। ये है वृत्तिका। ये है अंडाशय और बीच में आता है बीजांड। ये सब आते हैं किसमें? स्त्री केसर, यानी कि मादा जननांग। ये है इसमें परागकोश। यहाँ पर जो परागकोश और पुतंतु जुड़ा हुआ होता है, ये होता है इसका योजी भाग, और ये है पुतंतु। ये तीनों भाग होंगे पुंकेसर, यानी कि नर जननांग के होते हैं। आगे बात समझ में। ये तीनों भाग किसके होंगे? नर जननांग के पाए जाते हैं।
अब देखिए इसके अंदर पहला भाग था आपका, यहीं से ले हम, ये तो दो हो गए, इसमें जो शाखा से जुड़े होते हैं बाह्य दल, बाह्य दल समझ में आ रही है। बाह्य दल जो होते हैं वो पादप की सुरक्षा के लिए होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं और इसके अंदर वाले तीनों चक्रों की सुरक्षा करता है या इनकी सहायता करता है, यह सबसे बाहरी चक्र पाया जाता है। दूसरा है इसके अंदर दलपुंज, ये रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को आकर्षित करके पुष्पों के अंदर परागणों का कार्य करते हैं। परागण क्रिया इसी के माध्यम से संपन्न होती है। ये रंगीन अलग अलग रंगों के होते हैं और इसके अलावा ये अंदर पाए जाने वाले दोनों जननक्षम जो चक्र होते हैं उनकी सहायता भी करते हैं। तो ये दोनों चक्र जो हो गए ये कैसे होंगे, सहायक चक्र होते हैं, इनमें जनन से संबंधित कोई मतलब नहीं होता। तीसरा चक्र होता है इसके अंदर पुंकेसर। अब आपको पता है पुंकेसर के अंदर तीन भाग है, एक परागकोश है, एक योजी और एक पूतंतु होता है। पूतंतु और परागकोश को जोड़ने वाला भाग योजी होता है। पूतंतु जो होता है वो परागकोश को दलों से या अन्य किसी भाग से उसको जोड़े रखता है। परागकोश के अंदर नर पुंगड़ुओं या नर युग्मकों का विकास होता है जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। चौथा पार्ट है इसका स्त्री केसर। ये नरजननांग है जिसके अंदर वर्तिकाग्र जो सबसे शीर्ष भाग होता है जहां पर परागकण आकर के गिरता है और प्रस्फुटित हो जाता है। वर्तिका एक लंबी खोखली नलिका है जो परागकण के प्रस्फुटित होने के दौरान जो पराग नलिका निकलेगी उसके लिए अंडाशय तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। अंडाशय सबसे आंतरिक भाग जिसके अंतर्गत बीजांड पाया जाता है जिसमें अनेक बीज होते हैं और यह पराग नलिका इसी अंडाशय से होती हुई बीजांड में प्रवेश करके और अंडों को निषेचित करती है जिससे बीजों का निर्माण होता है और एक बीज में संपूर्ण पादप को विकसित करने के गुण पाए जाते हैं। और तो ये दोनों हो गए इसके क्या, जनन चक्र। तो कुल चक्र कितने हो गए, 4 चक्र हो गए, बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर और एक स्त्री केसर। इन सब के बारे में हम अगले अध्याय पाठ नंबर 2 में पढ़ेंगे। नर युग्मक और मादा युग्मकों का विकास और उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। धन्यवाद।